नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार न्यूज प्लस। मैं हूं आपके साथ अमृता कंचन। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। तब तक बने रहे स्टार न्यूज प्लस पर मेरे साथ। जम्मू कश्मीर में 10 साल बाद 90 विधानसभा सीटों पर मतदान हो रहे हैं। अब तक 2 चरणों में 50 सीटों पर मतदान हो चुके हैं। बाकी 40 सीटों पर 1 अक्टूबर को मतदान होने हैं। ऐसे में अंतिम चरण के लिए सभी राजनीतिक पार्टियां चुनाव प्रचार करने में जुटी हुई हैं। इसी कड़ी में शनिवार को कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने जम्मू कश्मीर में जनसभा की, जहां उन्होंने मोदी सरकार को जमकर घेरा। प्रियंका ने कहा, मैंने प्रधानमंत्री का भाषण सुना, लेकिन उनके भाषण में ईमानदारी, सच्चाई, गंभीरता जैसा कुछ नहीं दिखा। मोदी जी अपने भाषण में रेलवे स्टेशन का काम गिना रहे थे, लेकिन उन्होंने जनता की समस्याओं पर बात नहीं की, क्योंकि जब इस राज्य का दर्जा छीना गया तो आपसे जमीन, रोजगार और छोटे कारोबार को मजबूत बनाने का हक भी छीन गया। क्योंकि बीजेपी के नेताओं ने जम्मू कश्मीर को अपने राजनीतिक शतरंज का मोहरा बना दिया है। जम्मू कश्मीर में एलजी अपने हिसाब से राज कर रहे हैं या लूट और रिमोट वाला राज स्थापित किया है। आपकी जमीनें लैंड बैंक बन गई हैं। बड़े बड़े उद्योगपति अपने रिटेल स्टोर खोल रहे हैं और आपके छोटे बिजनेस खत्म किए जा रहे हैं। जम्मू कश्मीर के युवा बेरोजगार हैं। तो वहीं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जम्मू कश्मीर विधानसभा चुनाव के अंतिम फेज के लिए जम्मू में रैली की, जहां उन्होंने कहा कि 2016 में आज ही के दिन सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी, जिसके बाद भारत ने दुनिया को बताया था कि ये नया भारत है, ये घर में घुसकर बदला लेता है। जबकि कांग्रेस आज भी सर्जिकल स्ट्राइक को लेकर पाकिस्तान की भाषा बोलती है। ऐसा आरोप प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लगाया। बेंगलुरु की विशेष प्रतिनिधि अदालत ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने के आदेश दिए हैं। दरअसल जनाधिकार संघर्ष परिषद जेएसपी के सह अध्यक्ष आदर्श अय्यर ने कोर्ट में सीतारमण के खिलाफ याचिका दर्ज की। उन पर चुनावी बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली का आरोप लगाया और सख्त कार्रवाई की मांग की। इस याचिका पर सुनवाई के बाद कोर्ट ने तिलक नगर पुलिस स्टेशन को एफआईआर दर्ज करने का आदेश दिया है। मामले में अगली सुनवाई 10 अक्टूबर को होगी। बता दें कि ये याचिका अप्रैल 2024 में ही दाखिल की गई थी, जिसमें वित्त मंत्री के साथ ही ईडी अधिकारियों, बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, बीजेपी के राष्ट्रीय नेताओं, तत्कालीन बीजेपी कर्नाटक अध्यक्ष नलिन कुमार कटील, बीवाई विजयेंद्र के खिलाफ शिकायत दर्ज की गई थी। शिकायत में कहा गया कि इन अधिकारियों, नेताओं ने अप्रैल 2019 से अगस्त 2022 तक व्यवसायी अनिल अग्रवाल की फर्म से लगभग 230 करोड़ रुपए और अरबिंदो फार्मेसी से 49 करोड़ रुपए चुनावी बॉन्ड के जरिए वसूले। बता दें कि इलेक्टोरल बॉन्ड के मुद्दे पर पहले से ही बीजेपी बुरी तरह से घिरी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद चुनाव आयोग ने चुनावी बॉन्ड का सारा डेटा सार्वजनिक कर दिया, जिसमें खुलासा हुआ कि इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए बीजेपी को सबसे ज्यादा चंदा मिला है और उन कंपनियों से चंदा मिला है जिन पर केंद्रीय एजेंसियों की कार्रवाई चल रही थी, जिसे लेकर विपक्ष ने सवाल उठाए थे। यहां तक कि सुप्रीम कोर्ट ने चुनावी चंदा योजना पर ही रोक लगा दी थी। लेकिन बीजेपी की मुश्किलें फिर भी कम होने का नाम नहीं ले रही हैं। अब वित्त मंत्री के खिलाफ एफआईआर के आदेश जारी हो गए हैं। सवाल ये भी उठ रहे हैं कि क्या वो गिरफ्तार हो जाएंगी। बहरहाल ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपना घोषणा पत्र जारी कर दिया है। घोषणा पत्र को कांग्रेस ने हाथ बदलेगा हालात के नाम से जारी किया है। घोषणा पत्र में कांग्रेस ने सतलुज यमुना लिंक नहर विवाद सुलझाने का वादा किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस ने हरियाणा के लिए संकल्प पत्र जारी किया था, जिसमें प्रदेशवासियों को 7 गारंटियां दी थी। और अब कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें हरियाणा की महिलाओं को 2000 रुपए प्रति महीने और गैस सिलेंडर के लिए 500 रुपए देने की गारंटी दी है। 6000 रुपए बुढ़ापा पेंशन, दिव्यांगों को 1000 रुपए महीना, विधवाओं को 6000 रुपए महीना और ओल्ड पेंशन स्कीम बहाल करने की गारंटी दी है। इसी के साथ युवाओं को 2 लाख नौकरियां देने और प्रदेश को नशा मुक्त बनाने की गारंटी, 300 यूनिट की फ्री बिजली देने और 25 लाख रुपए तक का फ्री इलाज देने की गारंटी दी है। गरीब तबके के लोगों को 100 गज का प्लॉट, 3.5 लाख रुपए में बना 2 कमरों वाला मकान देने की कांग्रेस ने गारंटी दी है। किसानों को एमएसपी की गारंटी और फसल का तत्काल मुआवजा देने की भी गारंटी इसमें शामिल है। इसी के साथ हरियाणा में जातिगत सर्वे कराने और क्रीमी लेयर की सीमा 10 लाख रुपए बढ़ाने की गारंटी दी है। हिमाचल की तर्ज पर हरियाणा में ओल्ड पेंशन योजना लागू करने का दावा भी हरियाणा से कांग्रेस की सरकार ने किया है। बता दें कि इससे पहले कांग्रेस के राष्ट्रीय अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने 7 गारंटियों का पत्र जारी किया था, जबकि
चंडीगढ़ में आयोजित कार्यक्रम में पूर्व सीएम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, पार्टी के प्रदेश प्रधान उदय भान, राजस्थान के पूर्व सीएम अशोक गहलोत की मौजूदगी में घोषणा पत्र जारी किया गया है। मैनिफेस्टो कमेटी की चेयरपर्सन गीता भुक्कल ने मैनिफेस्टो की जानकारी देते हुए बताया कि हमने इसे हरियाणा मांगे हिसाब यात्रा के दौरान लोगों के सुझाव के बाद ही जारी किया है। खंड और महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव को लेकर निर्वाचन आयोग ने तैयारियां तेज कर दी हैं। चुनाव आयोग ने दोनों ही राज्यों में चुनाव की तैयारियों की समीक्षा की। बैठक के बाद मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव की तैयारियों के बारे में जानकारी दी। राजीव कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए कहा कि हम महाराष्ट्र में होने वाले आगामी विधानसभा चुनावों की तैयारियों के लिए यहाँ आए हैं। हमने हितधारकों, डीएम, पुलिस आयुक्त, डीजीपी से मुलाकात की। हमने राष्ट्रीय दलों और क्षेत्रीय दलों के नेताओं से मुलाकात की। हमने बीएसपी, आप, सीपीआईएम, कांग्रेस सहित कुल 11 दलों के नेताओं से मुलाकात की। उन्होंने हमें चुनाव की तारीखों की घोषणा करने से पहले दिवाली और छठ पूजा जैसे त्योहारों पर विचार करने के लिए कहा है। कुछ दलों ने धन की शक्ति पर अंकुश लगाने का अनुरोध किया, कुछ ने मतदान केंद्र दूर होने की शिकायत की, तो कुछ ने बुजुर्गों के लिए वाहन की व्यवस्था करने की मांग की। इसके साथ ही मुख्य चुनाव आयुक्त ने यह भी साफ कर दिया कि 26 नवंबर से पहले ही चुनाव की प्रक्रिया पूरी कर दी जाएगी, क्योंकि 26 नवंबर को महाराष्ट्र विधानसभा का कार्यकाल समाप्त हो रहा है। उन्होंने आगे कहा कि महाराष्ट्र चुनाव से पहले सोशल मीडिया पर फर्जी खबरें फैलाने और डीप फेक तकनीक का इस्तेमाल करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। इसके साथ ही आपले मत आपला हक कार्यक्रम की शुरुआत की जा रही है। महाराष्ट्र में प्रलोभन मुक्त विधानसभा चुनाव सुनिश्चित करने के लिए सभी हेलीकॉप्टरों की जांच की जाएगी। नीतीश कुमार की बीजेपी से बढ़ती दूरी और डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी की नाराजगी की खबरों के बीच बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा पटना पहुंचे। 25 दिनों में नड्डा का ये दूसरा बिहार दौरा है। बीजेपी की तरफ से कहा गया कि नड्डा बीजेपी के सदस्यता अभियान की समीक्षा के लिए आ रहे हैं। पार्टी ने अब तक बिहार में 40,000 से ज्यादा सदस्य जोड़े हैं। जल्दी ही ये संख्या 1 करोड़ हो जाएगी। नड्डा ने पटना के बीजेपी कार्यालय में पार्टी के सांसद और विधायकों की भी बैठक की। साथ ही डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी के साथ बंद कमरे में बात करने की भी खबरें आ रही हैं। दरअसल सम्राट चौधरी खुद को पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष पद से हटाए जाने से नाराज चल रहे हैं। सम्राट चौधरी के करीबियों ने दावा किया कि चौधरी अध्यक्ष पद के लिए डिप्टी सीएम की कुर्सी छोड़ने को तैयार थे, लेकिन पार्टी हाईकमान ने उनकी नहीं सुनी और इस मुलाकात में भी नड्डा सम्राट चौधरी की नाराजगी को पूरी तरह से दूर नहीं कर पाए हैं। तो दूसरी तरफ नीतीश कुमार की नाराजगी की खबरें अलग से आ रही हैं। बीजेपी सोर्सों ने बताया कि इन दूरियों को कम करने के लिए नड्डा ने पार्टी के नेताओं को सख्त निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जेडीयू और नीतीश कुमार के खिलाफ किसी तरह की बयानबाजी नहीं हो। फिलहाल नीतीश की नाराजगी कम हुई या नहीं, इसे लेकर तस्वीर साफ नहीं हो पाई। मोदी सरकार में महंगाई और बेरोजगारी को लेकर जनता सबसे ज्यादा परेशान दिखाई दे रही है। लोकसभा चुनाव के समय भी ये मुद्दे उठे थे और इसका खामियाजा बीजेपी को भुगतना पड़ा। अब हरियाणा में विधानसभा चुनाव के वक्त एक बार फिर ये मुद्दा गरमाया हुआ है। बेरोजगारी के मुद्दे पर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने पीएम मोदी पर निशाना साधा। खड़गे ने ट्वीट किया कि बेरोजगारी से बड़ा देश में कोई मुद्दा नहीं है। युवाओं के भविष्य को बर्बाद करने में मोदी जी का सबसे बड़ा योगदान है। पीएलएफएस के ताजा आंकड़ों को अगर बारीकी से देखें तो लाख कोशिशों के बावजूद भी ये सरकारी डेटा युवाओं की बेबसी को छिपा नहीं पा रहा है। खड़गे ने आगे सवाल किया कि प्रधानमंत्री मोदी को बताना चाहिए कि क्या 2023-24 में युवा बेरोजगारी 10.2% के स्तर पर नहीं है। रंग बिरंगे नारे देने और फोटोबाजी करने के बजाय मोदी जी ने युवाओं को नौकरियां देने के लिए क्या किया? क्या यह सच नहीं है कि जिन महिलाओं के पास रेगुलर सैलरी वाली नौकरी है उनकी संख्या अब 7 वर्षों में सबसे कम हो गई है, मात्र 15.9% पर? क्या गांव देहात में अनपेड लेबर करने वाली महिलाओं की संख्या 2017-18 की 51.9% से बढ़कर अब 67.4% नहीं हुई है, जो ग्रामीण बेरोजगारी को दर्शाता है? मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर पर रोजाना ढिंढोरा पीटने वाली मोदी सरकार ने इसमें पिछले 7 वर्षों में रोजगार में बढ़ोतरी क्यों नहीं की है? यह आंकड़ा 2017-18 के 15.85% से लुढ़ककर 2023-24 में 11.4% कैसे रह गया? खड़गे ने आगे कहा कि मोदी जी याद रखिए, भारत का एक एक युवा जिसके रोजगार को आपकी सरकार ने हथियाने का काम किया है, वो चुनाव दर चुनाव भाजपा को हराने का एकमात्र काम करेगा। महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले ही जो रिपोर्ट सामने आ रही थी उसने सत्ताधारी पार्टी की नींद उड़ा रखी थी। बीजेपी के दबाव में राज्य में ना तो बीएमसी के चुनाव कराए गए और मुंबई यूनिवर्सिटी के चुनाव भी टालने की कोशिश की गई। और ये कोशिश क्यों की गई, इसका जवाब अब मिल गया है।
मुंबई विश्वविद्यालय के सीनेट चुनाव में आदित्य ठाकरे के नेतृत्व वाली युवा सेना ने सभी 10 सीटों पर जीत दर्ज की है। अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी सहित दूसरे सभी संगठनों का खाता तक नहीं खुल पाया। युवा सेना की मयूर पांचाल ने ओबीसी वर्ग, तो शीतल देवरुखकर सेठ ने एससी वर्ग में जीत हासिल की। डॉक्टर धनराज कोहर चड़े ने एसटी वर्ग, तो स्नेहा गवली ने महिला वर्ग में जीत हासिल की, जबकि शशिकांत जोरे को एससी वर्ग में जीत मिली। चुनाव में मिली जीत पर मातोश्री में जश्न मनाया गया। शिवसेना यूबीटी नेता आदित्य ठाकरे ने कहा कि इस चुनाव में बीजेपी से जुड़े अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद एबीवीपी का सफाया हो गया। एबीवीपी के पक्ष में बीजेपी, शिंदे की शिवसेना और एनसीपी अजित पवार गुट ने पूरी ताकत लगा दी थी, लेकिन इसके बावजूद ये ठाकरे ग्रुप की युवा सेना का मुकाबला नहीं कर पाए। मीडिया से बात करते हुए आदित्य ठाकरे ने सरकार पर चुनाव प्रक्रिया में बाधा डालने की कोशिश करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि सीनेट चुनाव सिर्फ शुरुआत है, विधानसभा चुनाव में भी एमवीए